ठीक है। तो कैपिलरी राइज मतलब क्या है इसमें कि जैसे वाटर आप ले लीजिए, वाटर में वैसे वाटर का मान लो ये लेयर है, ठीक है, ये वाटर आपका है, किसी कंटेनर में आपने रख दिया ऐसे करके। कैपिलरी पता नहीं तुम लोगों ने देखा नहीं, लेबोरेटरी में कैपिलरी कुछ लैब में मतलब हम लोग के समय तो मिला था, बहुत ही कम डायमीटर का, मतलब बहुत ही छोटा, मतलब वो एकदम ऐसे निडल की तरह दिखता है। देखोगे नहीं तुम लोग कभी? कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। तो बेसिकली अगर इसको थोड़ा बड़ा करके बताया जाए तो ऐसे करके आपका होता है ये, ठीक है। तो ये कैपिलरी आपका है। तो इस कैपिलरी ट्यूब को अगर तुम वाटर में डालोगे, इसको तुमने ऐसे ऐसे मान लो इसमें डाल दिया, तो ये जो वाटर का सरफेस होता है ये तुरंत ही ऊपर उड़ जाता है, कुछ हाइट तक ऊपर चला जाता है। कितना हाइट? मान लेते हैं h हाइट। तो यही कैपिलरी राइज का मतलब यही है कि वेन एवर यू डिप एनी कैपिलरी इन लिक्विड, जैसे वाटर, इन केस ऑफ वाटर, तो हियर इट्स राइजिंग, अप जा रहा है, लेकिन हमेशा राइज नहीं होता है। कुछ केसेस में, जैसे अगर तुम मरकरी में डिप करोगे, अगर मान लो ये मरकरी ले लो, सपोज ये मरकरी ले लो, मतलब ये लिक्विड आपका क्या है, ये लिक्विड आपका मरकरी है। तो मरकरी में अगर इसको डिप करोगे आप, तो मरकरी में क्या होगा? इतनी बड़ी तो होती भी नहीं है। मरकरी में क्या होगा? फिलअप तो होगा, लेकिन फिलअप होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, ये ऐसे करके होगा। हाँ, समझ में आई ये? तो एक पर्टिकुलर लेवल तक होएगा। देखो होता क्या है इसमें, अगर थोड़ा और इसको क्लोजली देखा जाए, बहुत और ध्यान से देखा जाए, या तुम लोग घर में भी नोटिस किए होंगे, ये सरफेस ऐसे नहीं होता है एकदम वर्टिकल, ये थोड़ा सा ऐसे उठा होता है, बहुत ही माइन्यूटली थोड़ा सा ये उठा होता है यहाँ पे। मेनिस्कस जो होता है। हाँ, ये मेनिस्कस तो उसको बोला जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसे उठा रहेगा, अपवर्ड रहेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा लग रहा है कि ये जो कौन सी ये जो वॉल है इस लिक्विड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो बेसिकली ये जो फोर्स है, ये जो वॉल की फोर्स है, लिक्विड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। और मरकरी के केस में क्या होगा, अगर ये मरकरी है मान लो, तो मरकरी के केस में उल्टा होता है। डेंसिटी से नहीं मतलब ये, हमने याद ये किया था कि किस केस में ये लिक्विड वेट करता है और किस केस में तुम्हारा ये। तो बेसिकली बहुत ही सिंपल टर्म में क्या होता है कि देखो, सेम मॉलिक्यूल यहाँ पे, मान लो यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल है तो दूसरा भी वाटर मॉलिक्यूल है। तो वाटर मॉलिक्यूल बताए थे, आपस में कोई भी मॉलिक्यूल आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लगते हैं। तो अगर मॉलिक्यूल सेम सब्सटेंस का है, ठीक है, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सेम सब्सटेंस, अगर उसमें अट्रैक्शन होता है तो इस फोर्स को हम लोग कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कोहेसिव। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, कोहेसिव फोर्सेस। हाँ, अट्रैक्शन हमेशा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में हमेशा अट्रैक्शन मैंने बताया था। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में देयर इज ऑलवेज अट्रैक्शन। रीज़न मैंने बोला था, इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अगर देखोगे तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, प्लेंटी ऑफ रीज़न। क्योंकि तुम लोग केमिस्ट्री में देखे होगे कि आयनिक बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ये दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। तो बिकॉज ऑफ एनी रीजन, बट इट इज़ गारंटीड दैट इट विल ऑलवेज हैव अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। बट व्हेन टू मॉलिक्यूल्स आर ऑफ द सेम सब्सटेंस, two different molecules of the same substance, then that force is called cohesive force. Clear? और दूसरे फोर्स को क्या बोलेंगे? एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। एडहेसिव, एडहेसिव फोर्सेस क्या होता है? जैसे हम लोग का ये फेविकोल सुने हो, बहुत अच्छे से चिपकाता है, इसको और क्या बोलते हैं हम लोग? एडहेसिव बोलते हैं। Attraction between two molecules of the same substance. Attraction between two molecules of the same substance is called cohesive force. Between same substance. Attraction between molecules of the same substance is called कोहेसिव फोर्स। और एडहेसिव में क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड योर एडहेसिव फोर्स।
तो शायद स्कूल में ना बर्नौली भी हटा दिया है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वॉल का मॉलिक्यूल है इस लिक्विड के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच रहा है। मतलब कौन सा फोर्स स्ट्रांग है यहाँ पे, कोहेसिव या एडहेसिव? क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड तुम्हारा वॉल के ऊपर चढ़ रहा है, एडहेसिव इसका मतलब एडहेसिव फोर्स, वॉल अपनी तरफ से। सब्सटेंस है। ठीक है, डिफरेंट हमेशा देखो फोर्सेस तो हमेशा रहता है, कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो अगर एडहेसिव ज़्यादा हो गया तो ये अपनी तरफ खींच लेगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वॉल खींच रहा है लेकिन उससे ज़्यादा लिक्विड इसको खींच रहा है अपनी तरफ। तो यहाँ के मॉलिक्यूल को कौन खींचा अपनी तरफ है, लिक्विड अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये तुम्हारा कौन सा फोर्स यहाँ पे स्ट्रांग है, कोहेसिव। तो क्यों ऊपर जा रहा है क्यों नीचे जा रहा है, ये डिपेंड करता है दो। अब देखो ये मरकरी ये ग्लास के साथ हो रहा है, हो सकता है ये वाटर कोई और सब्सटेंस यहाँ पे लोगे तो हो सकता है वहाँ पे कोहेसिव और एडहेसिव उल्टा हो जाए। तो ये डिपेंड करता है, दो मटेरियल को जब कांटेक्ट में लाते हो ना तब पता चलता है कि इसमें ये क्या होगा, कोहेसन ज़्यादा होगा कि एडहेसन ज़्यादा होगा। तो अगर ये तुम्हारा ये राइज कर रहा है तो इस केस में ये लिक्विड क्या होगा आपका, कैपिलरी में राइज करेगा। और इस केस में क्या होगा, लिक्विड आपका H हाइट या D डेप्थ आपका नीचे जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ, ठीक है। अब देखो, अब दोनों के इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ। ये आपका है, मान लीजिए कैपिलरी राइज हुआ है, तो ये आपका मेनिस्कस जो इसके ऊपर का सरफेस आपको ऐसे बहुत छोटा होता है तो आपको दिख रहा है, लेकिन बहुत क्लोजली देखोगे तो ये आपका स्फेरिकल टाइप दिखेगा। ठीक है, स्फेरिकल दिखेगा। ठीक है, और दूसरे केस में कैसे दिखेगा, ये जो जिसमें डिप गया है उसमें आपका इस तरह दिखेगा। क्लियर? ये जो एंगल होता है, देखो ये जो एंगल और ये जो एंगल हुआ है, इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट। देखो ये लिक्विड के अंदर डेफिनेशन बताया था कि टेंजेंट जो तुम्हारा सॉलिड और लिक्विड के बीच का और सॉलिड और एयर के बीच का ये जो एंगल होता है, इसके बीच का एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो नए तरह से देखो मैंने डिफाइन कर दिया कैपिलरी में। यहाँ पे आपका थीटा क्या है, एक्यूट एंगल, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स वेयर टेंजेंट्स इज ड्रॉन बिटवीन द सरफेस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड in the liquid side and the liquid and air। तो ये तुम्हारा देखो लिक्विड और एयर यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो ये थीटा हो गया, यहाँ थीटा हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। ऐसा सेल है ना जो नीचे जा रहा है, हाँ नीचे से सेल ही है। ठीक है, और ये SLA हो गया आपका। तो ये दोनों, इससे भी तुम बता सकते हो कि क्या चीज़ में कैसा फॉर्म होगा। तो अगर तुम्हारा थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या हुई, थीटा की वैल्यू लेस देन, थीटा की वैल्यू लेस देन 90 हुआ, तो क्या होगा इसका मतलब, कैपिलरी में क्या होगा, थीटा इक्वल टू 90 पे, थीटा लेस देन 90 पे, इसका मतलब राइज करेगा, ये अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है तो इसमें क्या होगा आपका, राइज होगा। थीटा आपका ग्रेटर देन 90 हुआ, जैसे मरकरी और ग्लास के केस में, इसमें क्या होगा, ये अंदर जाएगा, डिप करेगा, ये इसमें राइज करेगा, इसमें डिप करेगा। थीटा 90 पे क्या होगा, सरफेस कैसा दिखेगा आपको, एकदम स्ट्रेट, क्या ऊपर नीचे जाएगा, एकदम बराबर दिखेगा। तो थीटा इक्वल टू 90 केस में भी बना लो चाहो तो, इस केस में आपको सरफेस कैसा दिखेगा, एकदम ऐसे पैरेलल, एकदम परपेंडिकुलर मतलब। तो ये थीटा आपका हो गया 90। तो ये आपका लिक्विड है आपका। यहाँ तक समझ में आया ठीक से? देखो इसमें जो कैपिलरी राइज कितनी हाइट तक राइज किया है ना, इसके दो डेरिवेशन है। एक है जो आपके एनसीईआरटी में, तो मैं उसको पहले बता देता हूँ, और एक जो बाकी बुक्स में जैसे एससी वर्मा या कई जगह दिया है उसको बता देता हूँ, क्योंकि दोनों मेथड कहीं यूज सकते हैं। तो अगर मान लो कैपिलरी में राइज किया है लिक्विड, तो आपको थोड़ा सा, अब इसको मैं बड़ा करके बना रहा हूँ कि ये मान लीजिए आपका, ये थोड़ा बड़ा बना लीजिएगा, इसमें क्या दिखेगा आपको, ये आपका कैपिलरी है। ठीक है, ये कैपिलरी है, लिक्विड यहाँ तक इसमें पहले था, ये ऐसे करके तो यानी कि ये लिक्विड है, और इसमें क्या है, लिक्विड ऐसे ऊपर तक राइज किया है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब तुम लोग ये बताओ कि यहाँ पे प्रेशर कितना है इस पॉइंट पे,
एटमॉस्फेरिक इस पॉइंट पे क्लियर है, मतलब यहाँ आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अच्छा, अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि इन दोनों पॉइंट में प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा है? ऊपर की तरफ होगा ना। नहीं सर, एक सेकंड सर, अंदर ज़्यादा है। अच्छा ठीक है, हाँ जो डी में होगा नीचे उसके। ये फिल्म है, फिर से आओ जो बेसिक में एकदम। ये फिल्म ऐसे मुड़ी है, किधर प्रेशर ज़्यादा, इधर किधर? इधर। हाँ तो ये ऊपर की साइड पे चल रहा है, ऊपर की साइड होगा। राइट साइड। ये एक सीट ऐसे करके है, तो ये ऐसे टिल्ट हो रही है, तो प्रेशर किधर ज़्यादा होगा? हाँ, लेफ्ट होगा। इसमें प्रेशर इधर ज़्यादा होगा कि इधर होगा? मतलब पॉइंट दे दो, अगर ए और बी बोल दूँ, ए पे ज़्यादा होगा कि बी पे ज़्यादा होगा? ए पे ज़्यादा होगा, गारंटीड है। बी पे प्रेशर कम होगा, तो मैं इसको लिख देता हूँ, देखो इसको मैं लिख देता हूँ पी आई, इसको मैं लिख देता हूँ पी ओ। जस्ट सरफेस के ऊपर पी आई है, सरफेस के नीचे पी ओ है, हाँ? तो देखो ये जो आपका एक बन रहा है जो सरफेस, तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस कितना होगा? इस सरफेस पे जो कि एक कर्वेचर है, पी आई माइनस पी ओ कितना होगा? भूल गया? 2s बाई आर होगा कि नहीं होगा? ये तो था, ये जो हमने सरफेस निकाला था, मैंने पूछा था प्रेशर के क्या डिफरेंस है यहाँ पे, तो 2s बाई आर। 2s कौन सा आर? आर तो कौन सा आर? कैपिलरी का लेना है। कौन सा आर? विच आर? विच आर? किसका रेडियस लिया गया था? सर ये जो आर के उसका ड्रॉप का, जो कर्वेचर का रेडियस होता है। किसका आर? कर्वेचर। तो कैपिलरी का आर कि इस कर्वेचर का आर? कोई कंफ्यूज करेगा आपको? इसका आर गिवन होगा, कैसे अब वो रुक जाओ अभी, पहले तो क्लियर हो कॉन्सेप्ट। किसका आर है? तो यानी कि ये अगर एक सर्कल बना है ऐसा बड़ा सा सर्कल, मतलब स्फेयर, तो किसका आर है ये? हाँ या ना? तो वो वाला आर है। अच्छा, अब बताओ जरा, ये पॉइंट एक सी है, एक पॉइंट डी है। सी पे प्रेशर, इधर देखते रहो सब लोग, सी पे प्रेशर क्या होगा? प्रेशर क्या होगा? प्रेशर क्या होगा सी पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लिख सकता हूँ पी ए। डी पे प्रेशर वो भी सेम ही होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, क्योंकि सेम हाइट पे। लिक्विड पे जो प्रेशर होगा किसके बराबर होगा? पीसी के पे जो प्रेशर होगा वो पीडी पे प्रेशर होगा कि नहीं होगा? किस लॉ से? पास्कल के लॉ से। पीसी पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक, पीए। पीडी पे प्रेशर, एटमॉस्फेरिक पीडी पे प्रेशर कितना होगा? देखो पी नॉट, मतलब इस पॉइंट पे जो प्रेशर है कितना है? पी नॉट है। अंदर कितना प्रेशर है? पी नॉट। और इस हाइट के चलते कुछ प्रेशर बनेगा, कितना बनेगा हाइट के चलते? हाइट के चलते एच हाइट के कॉलम के रो जी एच, यानी कि पी डी की वैल्यू क्या होगी? पी नॉट प्लस रो जी एच। यहाँ तक क्लियर है? पी ए माइन, मतलब पी एच इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। देखो यहाँ पे क्या है? पी आई। आई तुम लोगों ने क्या बोला था? पी आई। ए पे कितना प्रेशर है ये? तो ये पी आई पे जो प्रेशर हो किसके बराबर होगा? ए भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा। तो क्या मैं इसको भी पी ए लिख सकता हूँ? तो ये भी हो गया पी ए माइनस पी नॉट। देखो मैं दो चीज़ साथ लिख रहा हूँ, ध्यान से करिएगा। तो ये 2s बाई आर हो गया, और यहाँ पे आपका पी ए माइनस पी नॉट की वैल्यू क्या हो गई? रो जी एच। ये इक्वेशन 1 और 2 को हम इक्वेट कर सकते हैं। देखो क्या किया गया, फिर से ध्यान से 2 मिनट में। यहाँ और यहाँ का प्रेशर डिफरेंस होगा। क्यों प्रेशर डिफरेंस होगा? क्योंकि कर्वेचर का शेप ऐसे आ रहा है।
अगर कर्वेचर का शेप ऐसे आ रहा है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इस प्रेशर में यहाँ का जो प्रेशर और यहाँ का जो प्रेशर, इसमें डिफरेंस होगा और ये वाला प्रेशर ज़्यादा होगा, ये वाला प्रेशर कम होगा। ये क्लियर हो गया? तो ये पहला फॉर्मूला हो गया। पी आई इधर हो गया, पी नॉट इधर हो गया, पी ए माइनस पी नॉट इक्वल 2s/r, यानी कि इन दोनों साइड में प्रेशर का डिफरेंस 2s/r होगा। दूसरा चीज़, सी पे जो प्रेशर होगा वही डी पे प्रेशर होगा, क्योंकि सी पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो डी पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। तो डी पे प्रेशर क्या होगा? लिक्विड, ये जो ρgh है और प्लस यहाँ पे जो अंदर लिक्विड के प्रेशर आ रहा है, सरफेस के ये नीचे जो प्रेशर आ रहा है, तो सरफेस के नीचे प्रेशर कितना है? पी नॉट है, और ये कितना हो गया? ρgh। तो दोनों को जरा इक्वेट कर दीजिए, इक्वेशन और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर लीजिए। तो ρgh इक्वल टू 2s/r। अब ध्यान से देखिए, ये r मैंने क्या बोला, किसका है ये जो कर्वेचर है उसका आपका रेडियस है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ये एंगल क्या है? थीटा। ध्यान से देखो, ये एंगल क्या है? थीटा, जो कि टेंजेंशियल होता है सरफेस पे। ये क्या एंगल कितना हो जाएगा? 90, क्योंकि ये रेडियस से मैंने ज्वाइन किया है। क्लियर? तो अगर ये थीटा हो गया, ये 90 होगा, तो ये एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा हो गया। अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये एंगल कितना हो गया? थीटा। समझ में आया सबको कि नहीं? थीटा 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, इसका नाम दे दो चाहो तो ओ या OS दे दो। OS की लेंथ कितनी है? यही तो R है हमारा, यही तो हमारा R है। और मान लेते हैं कैपिलरी का जो रेडियस है उसको A मान लेते हैं। तो आपको देखो ट्रायंगल बन रहा है, क्या ट्रायंगल बन रहा है? देखो ये थीटा है, ये A है, ये R है। क्या रिलेशन बन रहा है आपस में? और ये 90 है, इसको छोड़, 90 माइनस थीटा। क्या रिलेशन बन रहा है? थीटा किसके साथ है? A के साथ है, बेस के साथ है। तो कौन, और ये हाइपोटेन्यूज है, क्या रिलेशन बन रहा है? cos थीटा इज इक्वल टू A/r। तो R की वैल्यू क्या हो गई? A बाई cos थीटा। तो यहाँ से आपका क्या हो गया? ρgh की वैल्यू हो गई 2s/a बाई cos थीटा। तो हाइट कितना हो गया? 2s/a ρg इंटू cos थीटा। ये क्या हो गया? फॉर्मूला ऑफ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका आ गया कि कितना हाइट एक कैपिलरी में राइज करेगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो बुक में देखो एक छोटा सा एग्जांपल करके दिया। एग्जांपल क्या, उसी के इनलाइन दिया है। अगर सरफेस टेंशन की वैल्यू मान लेते हैं वाटर केस में 0.073 न्यूटन मीटर -1 है। हाँ, रो आप लोग जानते हो 10⁻³ kg/m³ होता है। और क्या चीज़, जी की वैल्यू आप जानते हो, 10 ले लीजिए। और कैपिलरी ए, ठीक है, ए की वैल्यू उसने बोला है कि अगर 0.05 सेंटीमीटर ये इसका रेडियस है, मतलब 0.5 मिलीमीटर, मतलब विजुलाइज कर पा रहे हो, 1 मिलीमीटर का हाफ, मतलब डायमीटर इसका कितना है? 1 मिलीमीटर। अगर 1 मिलीमीटर का कैपिलरी ले लोगे तो कितना आएगा वैल्यू? देखो हाइट की वैल्यू 2 × 0.073 डिवाइड बाई ए तुम्हारा हो जाएगा 0.5 × 10⁻³ ठीक है, इंटू मिलीमीटर है 0.5। हाँ ठीक है, 10⁻³ रो हो गया और जी की वैल्यू 10 हो गया। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू 1 से छोटी होती है। ठीक है, तो थोड़ा छोटा होगा तो अभी cos थीटा की तरह से नेगलेक्ट मान लेते हैं थोड़ा सा। तो ये वैल्यू आपकी आ रही है सॉल्व करके 2.98 सेंटीमीटर। मतलब देखो बहुत सब्सटेंशियल राइज है। 3 सेंटीमीटर आपको बहुत ही क्लियरली दिखता है कि इतना राइज कर रहा है ये। ठीक है, समझ में आ गया? जितना देखो इसमें क्या चीज, हाइट कैसे बढ़ सकती है? अगर लिक्विड सेम मान लो तो हाइट कैसे बढ़ सकती है? जी फिक्स है, रो फिक्स है, एक्स फिक्स है, थीटा फिक्स है। जितना एक सरफेस टेंशन तुम्हारे हाथ में नहीं है ना,
लिक्विड है। जैसे हम लोग पूछते हैं रूट से पानी ऊपर जाता है तो कैसे जाता है, ये कैपिलरी मेथड से जाता है। ये जितना पतला होगा तो उसमें बायोलॉजी में जो पढ़े होते हो ना, क्या होता है जाइलम या फोल क्या बोलते हैं, कुछ होता है ना, बहुत पतले पतले होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं। अगर ये माइक्रोन में चला जाए तो फिर 10 की पावर 4 बताइए 2-4 किलोमीटर चल जाएगा ये। इट कैन गो टू अ वेरी हाई, ठीक है। तो ए पे बहुत डिपेंड कर रहा है, ए जितना छोटा होगा हाइट की वैल्यू उतनी बढ़ती। तो ये ट्री में दिस इज़ द रीज़न कि बहुत ही आराम, कोई पंप तो लगा नहीं होता है नीचे से कोई बैठ के पंप कर रहा है पानी, तो ये फिजिक्स की रीज़न है बेसिकली। इसके चलते तुम्हारा प्लांट में पानी लीव्स तक पहुंच जाता है। क्लियर है? ठीक है। देखो सेकेंड डेरिवेशन क्या है इसका, कैसे करते हैं। अब देखो ये लिक्विड तुम्हारा ऐसे करके है। अब यहां पे क्या होता है कि ये जो वॉल है, जो बताया था ना, वॉल अपनी तरफ इसको फोर्स लगाती है, अपनी तरफ खींच रही है, इसी को सरफेस टेंशन, ये जो तुम्हारा फोर्स अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है। जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है उसे चलते क्या करती है, अपनी तरफ फोर्स, तभी तो ये एंगल बन रहा है आपका। तो यही आपका एंगल थीटा है, यही सरफेस टेंशन है। तो ये इसको अगर ऊपर से देखोगे तुमको क्या दिखेगा, ये कैसे दिखेगा, विजुलाइज कर पा रहे हो? हाँ सर, ये तो देखा भी हुआ है। ये विजुलाइज कर पा रहे हो? ऊपर क्या दिखेगा आपको, एक चारों तरफ एक सर्कल, हाँ ऐसे करके रहेगा, आपको एक सर्कुलर दिखेगा। उस सर्कल का रेडियस क्या रहेगा, वो तो कैपिलरी का रेडियस रहेगा। ये अलग रेडियस है, स्फेरिकल जो कर्वेचर ये अलग रेडियस है। तो वॉल से ये जो आपका चिपका हुआ है चारों तरफ, तो चारों तरफ से क्या कर रहा है, ये जो वॉल इसको अपनी तरफ खींच रही है। किस फोर्स से? एस। एस क्या है? फोर्स पर यूनिट लेंथ है, सरफेस टेंशन। ठीक है। तो इस फोर्स को दो कंपोनेंट हैं, एक क्या हो गया एस कॉस थीटा, एस साइन थीटा। तो एस साइन थीटा और एस साइन थीटा और इधर एस कॉस थीटा। तो देखो एस साइन थीटा ये चारों तरफ खींच रहा है उसको, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ एस साइन थीटा क्या हो जाएगा, 0। समझ में आया? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल फोर्स चारों तरफ खींच रहा है। और एस कॉस थीटा क्या होगा, एस कॉस थीटा छोटे 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 एलिमेंट पे लगते जा रहा है। तो अगर इंटीग्रल किया गया किसका, एस कॉस थीटा इंटू एक डीएल छोटे एलिमेंट का, तो ये वैल्यू कितनी आने वाली है आपकी, एस कॉस थीटा इंटू कितना सरफेस है, कितना उसका रेट वो है, सर कर्वेचर का लेंथ कितना है, 2 पाई ए। हाँ, तो ये आपका हो गया फोर्स पर यूनिट लेंथ, और कितने लेंथ पे अप्लाई हो रहा है ये, 2 पाई ए। इस फोर्स से ये ऊपर की तरफ खींचना शुरू करेगा, और जब ऊपर खींचना शुरू करेगा तो ये लिक्विड ऊपर जाएगा। कब जाके रुकेगा ये, कब जाके ये रुक जाएगा, प्रेशर इक्वल हो जाएगा। प्रेशर नहीं, यहाँ हम फोर्सेस की बात कर रहे हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा लिक्विड ऊपर गया है तब तक ये ऊपर चलता जाएगा जब तक इस पूरे लिक्विड का मास इस फोर्स के बराबर ना हो जाए। ये मतलब पानी को खींचना शुरू किया अपने तरफ से, तो तब तक ऊपर चलता जाएगा जब तक ये फोर्स जो टोटल फोर्स है और जो एक्स्ट्रा वाटर ऊपर गया है इसका फोर्स मतलब इसका वेट m इंटू जी, ये m इंटू जी और इसके बराबर जब तक ना हो जाए तब तक ये अपवर्ड फोर्स बेसिकली क्या हो रहा है। देखो रिंग देखा जाए तो रिंग पे चारों तरफ ऐसे फोर्स लग रहा है। सर ये इतना ही डेरिवेशन है बस हो गया। ज़्यादा था ना। तो कितना मास ऊपर गया है, देखो एस कॉस थीटा इंटू 2 पाई ए इक्वल टू कितना मास ऊपर गया है, एम जी, मास इंटू ग्रेविटी। मास कितना होता है, रो इंटू वी। वॉल्यूम कितना होता है, बेस एरिया इंटू हाइट, पाई ए स्क्वायर इंटू एच जी। एस कॉस थीटा 2 पाई ए, क्या क्या कटा, पाई से पाई कट गया, ए से ए कैंसिल हो गया, हाइट की वैल्यू क्या आ गई, 2s कॉस थीटा बाई रो जी इंटू ए। कुछ अलग है फॉर्मूला, सेम है, डेरिवेशन सिंपल है, लिख लीजिए।
ठीक है। वेरिएशन इन सरफेस टेंशन फिक्स चीज़ नहीं है, ये वेरी भी कर सकती है। कैसे? पहला चीज़ तुम्हारा क्या इस पर अफेक्ट करता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? सरफेस टेंशन बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए? क्या टेम्परेचर बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड एक्सपांड करेगा, सरफेस टेंशन बढ़ेगा, सॉलिडिफिकेशन कम हो जाएगा ना, सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। देखो सरफेस टेंशन, जो सरफेस के मॉलिक्यूल थे उनके पास टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? एनर्जी आने लगती है, हाँ, एक्साइट हो जाता है। एक्साइट होने लगते हैं, तो वो सरफेस की जो भी इक्विलिब्रियम है बेसिकली हाँ थोड़ा सा और वीक कर रहे हैं उसको। तो टेम्परेचर अगर बढ़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो सरफेस टेंशन आपका डिक्रीज करेगा। पहला लिख लीजिए। ठीक है। दूसरा चीज़, कुछ मटेरियल को अगर तुम सॉल्युबल या सॉल्युबल कुछ सब्सटेंस डालते हो तो इससे भी सरफेस टेंशन आपका घटता या बढ़ता है। ठीक है। तो जैसे एग्जांपल आपका क्या है? जैसे कोई हाईली सॉल्युबल सब्सटेंस है, जैसे सोडियम क्लोराइड, हाईली सॉल्युबल कोई चीज़ डाल दोगे जो एकदम मिक्स हो जाता है उसके अंदर, तो अगर सोडियम क्लोराइड जैसे क्या आपका हाईली सॉल्युबल है, हाईली सॉल्युबल सब्सटेंस लाइक NaCl, इससे सरफेस टेंशन क्या होता है? इंक्रीज होता है। वो मॉलिक्यूल उसमें ऐड हो रहे हैं एक तरह से एक्स्ट्रा ना, पूरे वाटर के मॉलिक्यूल में ऐड हो जा रहे हैं, तो उससे क्या होता है? सरफेस टेंशन तुम्हारा और जो उसके सरफेस की लेयर है समझो और वो स्ट्रिक्ट मतलब हाँ और स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है। तो ये हाईली सॉल्युबल सब्सटेंस बेसिकली एडिशन ऑफ हाईली सॉल्युबल लाइक NaCl इंक्रीजेज सरफेस टेंशन। ठीक है। तीसरा देखो, जो सोप या डिटर्जेंट होता है वो क्या करता है? सोप और डिटर्जेंट बहुत हम लोग के लाइफ में ज़रूरत है इसकी। सोप और डिटर्जेंट से क्या होता है? सरफेस टेंशन बढ़ेगा कि घटेगा? सोप और डिटर्जेंट से बढ़ेगा। ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अभी रुक जाओ, अभी गैप कर देते हैं। क्या होता है ध्यान से समझो। हम लोग जो घर में जो कपड़े को धोते हैं, वॉश करते हैं क्लोथ्स को, कैसे करते हैं? मान लो तुम्हारे कपड़े थोड़े गंदे हो गए हैं, ठीक है, इसमें ग्रीस लग गई है, एक ग्रीस लग गई है, तो ग्रीस लगने से जब तुम इसमें वाटर डालते हो या तो कभी देखो हाथ में कई बार तुम अगर घी लग जाती है और पानी से धुलने जाओ तो धुलता है? फिल्म बन जाती है। नहीं धुलता है ना, फिल्म नहीं बनती है, फिल्म तो बनती है। रीज़न क्या है? ये जो वाटर होता है, वाटर देखो वाटर क्या है ना कि वाटर इससे जो कांटेक्ट बनाने की कोशिश करता है ना उतना बना नहीं पाता है। मतलब क्या होता है कि इसका जो सरफेस टेंशन ऐसा है कि कांटेक्ट ज़्यादा नहीं बना पाता है, बहुत ही कम कांटेक्ट। तुमने अगर बहुत प्रेशर से फेंकना शुरू किया तो थोड़ा बहुत हो सकता है क्लीन हो जाए। तो इसके जो ग्रीस के मॉलिक्यूल्स हैं और जो वाटर का मॉलिक्यूल है आपस में, इसका मतलब क्या हो रहा है? दोनों एक दूसरे से चिपक नहीं रहे हैं, दोनों में एक सेकंड। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है और ये जो ग्रीस का मॉलिक्यूल है या जो डर्ट है बेसिकली, इसको ये वेट नहीं कर पाता है। वेट मतलब कांटेक्ट में नहीं आ पाता है क्योंकि सरफेस टेंशन अभी लिक्विड का हाई है। सरफेस टेंशन हाई का मतलब लिक्विड के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट किए हुए हैं, ये इससे इसको क्या कर रहे हैं? कांटेक्ट में जाने नहीं देते हैं, इसीलिए कोशिश करता है धुलने के लिए लेकिन क्लीन नहीं होते हैं। जब हम लोग डिटर्जेंट ऐड करते हैं तो इसके सरफेस टेंशन को क्या करता है? ये रिड्यूस कर देता है, मतलब जो वाटर के मॉलिक्यूल का सरफेस टेंशन कम हो जाता है। जब कम हो गया तो यानी कि सरफेस जो वाटर के मॉलिक्यूल का फोर्स है आपस में, ठीक है। तो जब इसमें तुम डिटर्जेंट डालते हो तो डिटर्जेंट डालने से क्या होता है कि इसका सरफेस टेंशन कम हो गया, यानी कि कांटेक्ट सरफेस ज़्यादा बढ़ गया है। तो ज़्यादा कांटेक्ट सरफेस बढ़ने का मतलब ये वेट कर सकता है उस ग्रीस के मॉलिक्यूल को, और ग्रीस के मॉलिक्यूल को वेट कर सकता है। इसलिए तो एट द एंड बेसिकली क्या करने मतलब है कि एडिंग सोप एंड डिटर्जेंट बेसिकली डिक्रीज करता है। तो उसको याद ना करो, कल को भूलने लगोगे तो समझ में आ जाएगा ये, क्योंकि आपको सरफेस से वेट करना है। एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ाने में तो पहला है क्यों? हाँ, मतलब थीटा की वैल्यू तुम्हारी उसी, हाँ
तो सरफेस टेंशन हैज़ टू बी डिक्रीज्ड, ठीक है, जिससे कि तुम्हारा ये वेट सरफेस ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे तुम्हारा डिटर्जेंट तुम्हारा काम करता है। क्लियर है? तो ये आपके हो गए वेरिएशन इन सरफेस टेंशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, समझ में आ गया ये? यस सर। देखो स्टोक्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। क्यों इंपॉर्टेंट लॉ है? अगर ये ना होता ना तो बहुत ही डेंजरस होता है। क्यों? बताओ। क्या? बहुत ही डेंजरस होता है, मतलब सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है हम लोग को अगर ये स्टोक्स लॉ ना होता तो। क्या कहता है ये? ध्यान से सुनो। जैसे मैंने पूछा कि कोई भी एक बॉल यहाँ से किसी मास का यहाँ से ड्रॉप किया गया, तो एच हाइट पे नीचे आने पे इसका वेलोसिटी कितनी होती है? एच हाइट अगर ग्रेविटी में चल रही है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होती कौन है? कर रहा है? फ्री फॉल कर रहा है तो वेलोसिटी कितनी? हाँ, √2 है। √2gh हाँ, √2 यही होता है। यस सर। यानी कि जितना ये हाइट बढ़ती जाएगी, जितना और ये ऊपर से कुछ चीज़ गिर रही है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। हैं? अगर ये सिनेरियो होता तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल देखो, जो एक तो डेली लाइफ का बात बता रहे हैं कि नॉर्मल जैसे मैं सोचता था छोटा था कि जैसे कहीं मान लो मैरिज वैरिज होती थी पहले, तो लोग क्या फायरिंग वायरिंग शुरू कर देते हैं उल्टा सीधा। तो उसमें क्या होता है, अगर तुम किसी बुलेट को फायर किए हो तो 9th और 10th की मैंने हाँ तो 9th 10th में हमने पढ़ा था कि किसी स्पीड से थ्रो किया गया है चीज़, तो ये वो कंजर्वेशन लॉ से उतने हाइट पे गया और फिर ये उसी हाइट पे जाके फिर नीचे आएगा तो सेम स्पीड से गिरेगा। तो अगर इंदिरापुरम जैसे क्राउडेड एरिया में तुम एक फायरिंग कर दिए और किसी के सर पे ये गिर गया, तो इज इट एज गुड एज कि उसको डायरेक्टली तुम मार रहे हो, सामने रख के मार रहे हो? जल्दी मार रहा है थोड़ा। ठीक है, तो समझ में और इसे पता भी नहीं चला कौन मार दिया। भाई यही तो होगा ना कि अगर सेम हाइट पे गया फिर आया तो कंजर्वेशन लॉ हम लोग यही पढ़ते हैं बचपन से 9th से कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन से, तब तो सब निपट जाएंगे बराती लोग। ऐसा नहीं होता पहला चीज़, ठीक है। ये मैं सोचता था बहुत ज़्यादा कि यार ये तो गोली जहाँ भी गिर रही होगी किसी के सर पे वो तो यार, लेकिन कोई ऐसा होता नहीं। अगर ऐसा होता तो पूरा ब्लैंकेट बैन हो जाता है ये चीज़, ठीक होता नहीं। पहला चीज़। दूसरा, कोई भी जैसे पानी की ड्रॉप है, ये भी सुने हो ना कि कोई भी चीज़ चाहे हल्की रहे चाहे भारी रहे, मतलब मास कुछ भी रहे, अगर सेम हाइट पे तुम ड्रॉप करोगे तो दोनों की स्पीड क्या होगी? इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं है कि 1 kg वाला ज़्यादा तेज चलेगा 1/2 kg से, नहीं ना। दोनों की हाइट अगर सेम है, मास भले डिफरेंट है, ये 100 kg है ये 5 kg है, लेकिन दोनों सेम वेलोसिटी गेन करेगा। क्लियर? तो अगर बहुत ही छोटी चीज़, मान लो 1 ग्राम की चीज़ है, 1 ग्राम की चीज़ अगर बहुत ही हाइट से गिर रही है तो बहुत ही हाई वेलोसिटी गेन कर सकता है, यानी कि इसके अंदर मोमेंटम बहुत हाई हो सकता है। हाँ, तो बारिश की जो नॉर्मल बूंद होती है, ड्रॉप होता है रेन की, ये बहुत ऊपर से गिर रही है, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 10 पता नहीं कहाँ से गिर रही है ये, वो अगर सर पे गिरेगी तो क्या होगा? वो सर में से छेद करते हुए पैर से निकल जाएगी। इसका क्योंकि सुने हो नहीं, वाटर बहुत अगर हाई प्रेशर से डाला जाए तो वो कट करता है। तो ये वाटर अगर नॉर्मल वाटर ऐसे होता है, ये स्ट्रोक्स ना होता है, नॉर्मल जब तक पढ़ते आए हम लोग, तो उससे तो बारिश हो रही है, सब निपट रहे थे उधर। इंदिरापुरम में बारिश हुई, 100 लोग गए हैं, बारिश होने वाली है, सावधान। समझ में आया? नींद खुली थोड़ी? हाँ ठीक है, ठीक है। तो बारिश से सावधान, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता। रीज़न क्या है? क्योंकि ग्रेविटी जो है, कोई भी चीज़ जब नीचे गिरती है तो ग्रेविटी इसको क्या करती है? अपनी तरफ खींच रही है। किससे? mg से। ये फोर्स कंटिन्यूसली लग रहा है। कौन सा फोर्स है ये? इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक। ग्रेविटेशन फोर्स है। और तो ये एक लिक्विड में एक फ्लूइड में गिर रहा है। कौन सा फ्लूइड है यहाँ पे? यहाँ एयर है। तो एयर में कोई भी फ्लूइड में कोई भी चीज़ रहती है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स। तो ऊपर की तरफ एक फोर्स हर समय लग रहा है, बॉयंट फोर्स, Fb है। जो ही तुमने ड्रॉप को छोड़ा, जो ही तुमने फ्री फॉल किया, उस समय mg नीचे, Fb ऊपर। Fg ज़्यादा, Fb कम। Fg इज ग्रेटर देन Fb। इट स्टार्ट एक्सेलरेटिंग रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन वेलोसिटी, जिससे इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अब बढ़ने लगेगी तो बढ़ते बढ़ते खतरा हो जाता है। तो फिर स्टोक्स ने कहा नहीं, बढ़ती तो है लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर एक और फोर्स आता है। वो फोर्स को हम लोग बोलते हैं विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स क्या होता है
कि जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ती जाती है वो विस्कस फोर्स, जिसको हम एफ बोलते हैं, एफ का फॉर्मूला बस आपके बुक में लिखा गया है 6 पाई ईटा आर इंटू वी, ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है ये? ईटा क्या चीज़ है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आर जो भी ड्रॉप गिर रही है उसका क्या है ये? रेडियस। वी क्या है? वेलोसिटी। यानी कि एफ बी किस पे डिपेंड कर रहा है एट द एंड? वेलोसिटी। ज़्यादा वेलोसिटी मतलब ज़्यादा एफ बी। तो क्या होगा जब ड्रॉप गिरना शुरू होगा तो शुरू में क्या लग रहा है नीचे? एफ जी। ऊपर क्या लग रहा है? एफ बी। और धीरे धीरे और क्या लगने लगा? धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ रही है तो धीरे धीरे एफ बी। तो क्या होगा? शुरू में एफ जी क्या है? ग्रेटर देन एफ बी है, एफ बी है। अब जैसे जैसे एफ बी बढ़ेगा तो एक समय ऐसा आएगा एफ जी इज इक्वल टू एफ बी प्लस एफ वी। क्या इससे भी ज़्यादा एफ बी बढ़ सकता है क्या? इससे ज़्यादा बढ़ेगा तो ऊपर चढ़ने लगेगा तो बारिश होगी ही नहीं भाई। फोर्स ऑटोमेटिक, वेलोसिटी तो बढ़ेगा ना, जब फोर्स एक्स्ट्रा रहेगा नीचे तभी तो वेलोसिटी बढ़ेगी। तो इस समय वेलोसिटी आपकी क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। mg 0 हो गया ना? नहीं, mg 0 कैसे हो सकता है? वेलोसिटी क्या हो गई? कांस्टेंट। वेलोसिटी जीरो नहीं हो गई, फोर्स जीरो हो गया, नेट फोर्स जीरो हो गया। नेट फोर्स जीरो होने से अब इसके अंदर एक्सेलरेशन होना बंद हो गया। तो ये एक नॉर्मल, एक कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिरता है। इसलिए बारिश की बूंद कहीं से भी गिरती है हमको चोट नहीं लगती, क्योंकि वो एक कांस्टेंट स्पीड से चलता रहता है। इसको हम लोग कौन सी वेलोसिटी बोलते हैं? वेलोसिटी। इस वेलोसिटी का नाम है क्रिटिकल वेलोसिटी। तो कोई भी फ्लूइड में कोई भी पार्टिकल जब फॉल करता है तो टोटल 3 फोर्स काम किए। एक आपका mg, एक आपका बॉइंट फोर्स, और जैसे जैसे वेलोसिटी गेन करता जा रहा है उसके अंदर एक विस्कस फोर्स। जिस समय ये फोर्स इक्वल हो गए उस समय ये क्या बन गया आपका? क्रिटिकल वेलोसिटी। अब देखो फॉर्मूला एक मिनट लिख देते हैं, एक सेकंड बस दो मुझे तुम लोग। एफ जी क्या होता है? m इंटू जी। देखो m इंटू जी, m क्या होता है? वॉल्यूम इंटू रो। देखो इधर देख लो बेट, 4/3 पाई आर क्यूब क्या हो गया ये? वॉल्यूम। वॉल्यूम इंटू रो क्या हो गया ये? मास ऑफ बॉडी इंटू जी कौन सा फोर्स? एफ बी इज इक्वल टू उसके चलते उस पार्टिकल, उस बॉल के चलते जो भी रेडियस आर है उसके चलते जो लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है, यानी कि जिस मीडियम में फॉल कर रहा है उसकी डेंसिटी मान लेते हैं सिग्मा है। तो ये कौन सा फोर्स हो गया? ये हो गया आपका बॉइंट फोर्स। बॉइंट फोर्स यही होता है ना कि अमाउंट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है? जितना वॉल्यूम आप रिप्लेस करते हो उतने लिक्विड का मास जो होता है वही बॉइंट फोर्स होता है। ये हो गया। और प्लस क्या हो गया ये? 6 ईटा पाई आर वी। बहुत सिंपल है, कुछ भी याद करने की जरूरत है नहीं है, बहुत सिंपल है। तो यहाँ से जो v आएगा आपका उसको सीधे सॉल्व करके मैं जो बुक में लिखा मैं लिख देता हूँ। या चाहो तो ऐसे कर लो, देखो इधर लाओगे तो क्या आएगा? 4/3 पाई कॉमन कर लो, आर क्यूब कॉमन कर लो, जी कॉमन कर लो, रो बाई सिग्मा। ये हो गया 6 ईटा पाई आर वी। ठीक है, तो पाई से पाई कट गया, एक आर से आर स्क्वायर बचा, 2 3 जा हुआ, 2 2 जा हुआ, तो देखो 2/9, ठीक है, आर स्क्वायर जी सिग्मा माइनस सॉरी रो माइनस सिग्मा डिवाइड बाई 3 इसके साथ हो गया ईटा इक्वल टू। ये आपका कौन सी वेलोसिटी है? क्रिटिकल वेलोसिटी। इसको बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी। हाँ ठीक है, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए।